बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर जीएम चौधरी और आपको पता है कि मैं आपके लिए करंट अफेयर्स पर डिफरेंट किस्म के मौज़ूआत जो हैं उन पर बात करता हूं। तो बीच में कुछ अरसा मैं आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जो है वो कौमी सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर बड़े सीरियस किस्म के हालात जो हैं उनसे गुजर रहा है और पाकिस्तान जो है वो बड़ी समझ ले के सीरियस थ्रेट्स जो हैं उनको फेस कर रहा है। तो इसलिए मैंने वो जो अपना समझ ले के खामोशी इख्तियार की हुई थी, अब मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उसको मज़ीद जारी रखा जाए। तो आज मैं आपके साथ कुछ मौज़ूआत पर बात करूंगा जो कि बिल्कुल हमारी इकानमी जो है यानी कि मईशत जो है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। मसला आजकल एक जो सबसे बड़ी बात हो रही है और ख़ास तौर पर हमारी जो हुकूमत है और मौजूदा अपोजिशन जो है वो दोनों क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। फैटफ जो है, फैटफ से बनता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो मैं आज आपको मुख्तसरन ये बताऊंगा कि ये फैटफ है क्या और फैटफ की क्या हकीकत है और इसकी तरफ से जो मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद की जाती हैं उनके जो मुख्तलिफ कौमें या मालिक हैं उनकी इकानमी पे क्या असरात होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फैटफ है ये कोई यूएनओ का अदारा नहीं है। कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि शायद ये यूएनओ का अदारा है। बेसिकली फैटफ जो है ये जुलाई 1989 में G7 ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो हैं उनके हेड्स ने इसको एस्टैब्लिश किया था और आपके नॉलेज में है कि G7 ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो है वो ऑलमोस्ट दुनिया की जो 30% से ज्यादा इकानमी है उसको कंट्रोल करता है। उसमें कौन कौन से मालिक शामिल हैं? यकीनन उसमें दुनिया के जितने भी ताकतवर किस्म के मालिक हैं यानी कि इंडस्ट्रियल या अदरवाइज इकानमी स्ट्रॉन्ग इकानमीज हैं, उनमें कनाडा है, उनमें फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है और यूनाइटेड स्टेट्स हैं। तो इन कंट्रीज की जुलाई 1989 में फ्रांस के शहर पेरिस में इनके जो हेड्स ऑफ स्टेट है उनकी एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने ये कंसर्न शो किया कि दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। तो अगर इस मनी लॉन्ड्रिंग को ना रोका गया तो दुनिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है दैट विल बी एट स्टेक। यहां मैं आपको ये बताता जाऊं कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं वहां से पैसा जो है वो यही जो बड़ी बड़ी इकानमीज है उनमें जाता है। मसला आपके नॉलेज में है कि पाकिस्तान के जितने सियासतदान, ब्यूरोक्रेट या दूसरे बिजनेसमैन जो भी अपने एसेट्स खरीदते हैं या वो कनाडा जाते हैं या अमेरिका जाते हैं या फिर वो बरतानिया जाते हैं और उसके अलावा फ्रांस है। बाकी जो कंट्रीज, जापान उनका ऑप्शन नहीं है या इटली भी उनका ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनकी जो करप्शन का पैसा है वो बैंकिंग चैनल्स की बजाय वो नॉन बैंकिंग चैनल्स यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वो मुख्तलिफ इन डेवलप्ड कंट्रीज की इकानमीज में इंजेक्ट होता है। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि वहां पर जो उनके अपने अवाम है उनमें एक तशवीश की लहर दौड़ जाती है कि ये कहां से लोग आ गए हैं और ख़ास तौर पे ऐसे लोग कि जो किसी भी कानून की पाबंदी करना अपने लिए फ़र्ज नहीं समझते। तो इस तरीके से उन मालिक के जो हेड्स हैं उन्होंने ये महसूस किया कि ये हमारी इकानमी भी, हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है, हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसको भी तबाह बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए
उन्होंने ये सोचा कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है इसको हल करने के लिए कोई सिस्टम बनाना चाहिए। तो उन्होंने एक टास्क फोर्स बना दी जिसका नाम उन्होंने रखा जी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इस टास्क फोर्स के जिम्मे ये लगाया कि वो इनिशियली ये था, इसका पूरा नाम अगर आप जानना चाहें तो वो ये था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन अभी इसमें एक और जो सब्जेक्ट ऐड हो चुका है वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग का है। तो ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसके जिम्मे ये लगाया गया कि वो ऐसे स्टैंडर्ड सेट करे कि जिससे मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो मुमकिन ना हो सके। तो इस पर्पस के लिए उन्होंने इनिशियली जुलाई 1989 में इसको एस्टेब्लिश किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके जब सेक्रेटेरिएट पेरिस में बना तो उसने मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड सेट किए और आजकल ये जो मुल्की इकानमीज हैं उनके लिए एक टेस्ट होता है। अगर कोई मुल्क फैटफ का मेंबर है या फैटफ स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतर रहा है तो उसकी इकानमी को पसंद किया जाता है और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो उस कंट्री में अपना पैसा लगाना ज्यादा महफूज समझते हैं जो फैटफ की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। तो इस तरीके से फैटफ जो है उसने विद द पैसेज ऑफ टाइम और ख़ास तौर पर ये ईयर 2000 जो है उसके बाद दो लिस्टें डेवलप कर दी। एक लिस्ट जो है उसका नाम ग्रे लिस्ट रखा और दूसरी लिस्ट जो है उसका नाम ब्लैक लिस्ट रखा। तो ग्रे लिस्ट जो है वो ऐसे कंट्रीज की होती है कि जिनको वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि इनका सिस्टम जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कमजोर है, जबकि ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज शामिल होते हैं कि जिनको वो ये समझते हैं कि ये एक सीरियस थ्रेट है और इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो चूंकि ये बड़े बड़े मालिक हैं जिनकी यूएनओ में भी अच्छी खासी ताकतवर रिप्रेजेंटेशन है, बल्कि इनके पास वीटो पावर्स भी हैं, तो वो फिर मुख्तलिफ तरीकों से अपना असर रसूख इस्तेमाल करके ऐसी इकानमी जिनमें ऐसी इकानमीज और कंट्रीज जहां से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही होती है या जिनका फाइनेंशियल सिस्टम मनी लॉन्ड्रिंग को चेक नहीं कर सकता तो उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के लिए उनको ग्रे लिस्ट में शामिल करते हैं। और अगर किसी के साथ वो समझते हैं कि वो कंट्री उनकी जो रिकमेंडेशंस है उनको नहीं मानता तो फिर उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं वो इन दोनों लिस्टों में जो शामिल कंट्रीज हैं, खास तौर पर जो ब्लैक लिस्ट है उसके साथ तो बिल्कुल तजारत बंद कर देते हैं और मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद कर देते हैं, जबकि जो ग्रे लिस्ट वाले कंट्रीज हैं उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। तो आज इतना ही, मैं आपको फैटफ के मुतल्लिक मजीद बताऊंगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मुख्तलिफ किस्म की अच्छी मालूमात जो है वह हासिल होती रहें।